एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। कैसे हैं आप सब? और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दो क्वेश्चंस आपके सामने है। पहला, हाउ टू रीड एनसीईआरटी, और दूसरा है विच एनसीईआरटी बुक्स आर रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी। ये दो ऐसे सवाल हैं जो हर किसी एस्पिरेंट के मन में आते हैं जब भी वो तैयारी शुरू करता है, राइट? सो ये आज हम 26 तारीख को डिस्कस करने वाले हैं। अभी हाल ही में एक सब्सक्राइबर ने मुझे क्वेश्चन पूछा और ये वीडियो मेरे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा था, बट ये मुझे लगा ये राइट टाइम है आपके साथ डिस्कस करने के लिए, जब दोबारा इस बात को पूछा गया है। और पहले भी काफी स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि तैयारी शुरू करने से पहले मैं स्ट्रेटेजी पे नहीं जाऊंगी, अभी सिर्फ और सिर्फ जिस इन दो सवालों पे ही हम आज बात करेंगे। कि स्ट्रेटेजी में 2 महीने 4 महीने उस पर नहीं जाते हैं अभी, उसके लिए किसी और वीडियो में हम बात कर लेंगे। तो समझने वाली बात ये है कि एनसीईआरटी का जो सिग्निफिकेंस है वो, हाँ, अगर हम उसको ना भी समझे तो भी ये मान के चले, अंडरस्टूड है कि एनसीईआरटी पढ़े बगैर यूपीएससी क्लियर करना मुश्किल है। इसके साथ ही साथ जो स्टेट पीचेस देते हैं, जिसमें मैं बात करती हूँ हमेशा यूपीपीएससी की, वहां पे भी अब एनसीईआरटी का सिग्निफिकेंस बढ़ चुका है, बिकॉज यूपी का और आईएएस का, मतलब सेंटर का, दोनों के पेपर के सिलेबस ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं। तो आप किसी भी सूरत में एनसीईआरटी को स्किप नहीं कर सकते। सवाल ये उठता है कितने समय में पढ़े। पहले किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम कितने टाइम में एनसीईआरटी कवर अप कर सकते हैं, कितनी जल्दी। तो जो ये शब्द है ना, फास्ट, इस फास्ट को अपनी लाइफ से आप हटा दीजिए। तरीका ये होना चाहिए कि जितनी जल्दी आप सिलेबस को कवर कर लेते हो, उसके बाद, जितनी जल्दी का मतलब है जितना टाइम लेकर के ठीक से आप सिलेबस को प्रिपेयर कर लेते हो, उसके बाद आप फास्ट या कई बार रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, मतलब रिवीजन तो आप कर सकते हो कई बार जल्दी जल्दी, लेकिन आप कहो सिलेबस मैं एक बार में फटाफट 1 महीने में खत्म कर लूं, तो मैं गलत बात आपसे नहीं बोलूंगी, ये पॉसिबल नहीं है और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। चाहे आपको 1 साल लग जाए सारी एनसीईआरटी को कवर करने में, ठीक से पढ़ लो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, नोट्स बना लो, ताकि बार बार जब भी आप दोबारा किताबों को तो नहीं पढ़ सकते ना, दोबारा आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे, राइट? अगर कोई सवाल लेके चलता है कि जल्दी से जल्दी मैं एनसीईआरटी को खत्म कर लूं और उसके बाद मैं एजेंडा पे आ जाऊं और फटाक से मेरा एक बार में निकल जाए, मैं वो सलाह नहीं देती हूँ। थोड़ा टाइम लो, अब तैयारी को समझो, तैयारी करनी कैसे है, उसके बाद आप मेजर अपने सिलेबस और अपनी तैयारी पर आओ। ठीक है, तो जो फ्रेशर्स हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में, उनके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को डिस्कस किया है। ठीक है, आपका जो नोटिफिकेशन, लास्ट वाला नोटिफिकेशन था लास्ट ईयर का, उसका डाउनलोड करके डिस्कस किया है, वीडियो है, मैं शेयर कर दूंगी। उसमें सारा का सारा सिलेबस है आपके लिए, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। जीएस का पूरा सिलेबस डिस्कस किया है। बात आती है ऑप्शनल की, जो जिनकी ऑप्शनल्स का सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है, क्योंकि मेरा भी हिस्ट्री रहा था, तो उस केस में जो हिस्ट्री में डिस्कस करना चाहते हैं मैं उनके साथ डिस्कस कर सकती हूँ सेपरेटली, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वीडियो बन सकता है। बट फिलहाल के लिए मैं सारा कॉन्सेंट्रेशन अपना जीएस के ऊपर करती हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे फीडबैक मिला है काफी सब्सक्राइबर से कि मेरा जीएस का कवरेज काफी अच्छा है, मेरी एनालिसिस काफी लोगों को पसंद आ रही है। मैं अपना सारा जो मेरा फोटे है, सारा जो कंसंट्रेशन है, मैं जीएस पे कर रही हूँ आजकल, मैं ऑप्शनल नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और जो लोग चाहते हैं कि मैं उनको ऑप्शनल सॉरी जो जनरल स्टडीज स्पेसिफिकली मुझसे पढ़ना चाहते हैं, पेपर 1, 2, 3 की मैं बात कर रही हूँ, एथिक्स की बात नहीं करती, तो वो मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनके लिए एक सेपरेट क्लास अरेंज कर सकती हूँ, जहाँ पे मैं उनके साथ जो क्वेश्चंस हैं, डाउट्स है, क्लियर करेंगे, और वो टिपिकल क्लासेस चलेंगी। उसका इस चैनल पे जो मेरे कॉमन वीडियोस आते हैं वो उससे अलग होंगी। ठीक है, तो वापस आते हैं सवाल के ऊपर, जहाँ पे ये बात हो रही है कि ये जो दो सवाल है कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी और विच एनसीईआरटी बुक्स आर रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी। तो समझने वाली बात ये है कि पहले वो लिस्ट क्लियर कर ली जाए कि कौन कौन सी किताबें हैं जो पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से क्लासेस की एनसीईआरटी पढ़नी है। मेजॉरिटी की जनता यही जानती है और ये सच भी है कि 6 से लेकर के 12 तक की क्लासेस की एनसीईआरटी आपको गो थ्रू करनी है। पर ध्यान दीजिए कि सारी की सारी उठा करके एक बार में कोई नहीं पढ़ सकता, कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं है, मैं भी नहीं थी और कोई नहीं है। टाइम लगेगा और इतनी सारी एनसीईआरटी को कवर करने में 6 to 7 मंथ्स लग जाते हैं, जहां पे आप नोट्स भी प्रिपेयर करोगे अच्छी तरीके से और हर दिन सब कुछ छोड़ करके सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे। पर मेरा समझ
समझना ये है कि अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो साथ ही साथ आप दो न्यूज़पेपर लेकर के हमेशा चलो। पहला हिंदू है, ये सब जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, और दूसरा है इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। वैसे जिनका एक्सपर्टीज है जनरल अवेयरनेस में, जो जीके पढ़ना पसंद करते हैं, तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया और साथ ही साथ आप ईटी, जो मैं रेफर करती हूँ, ईटी को भी ले सकते हैं। इकोनॉमिक सेक्शन का अच्छा कवर करता है। तो मैं तो चारों न्यूज़पेपर पढ़ के ही आपके साथ एनालिसिस करती हूँ, ताकि आपको सारा कवरेज मिल सके। तो हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके आर्टिकल्स आप डिटेल में मत पढ़िए, लेकिन इनके एडिटोरियल्स को आप पढ़ते रहिए अगर आप फ्रेशर हैं तो। जो तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं वो तो जानते ही हैं कि दो पेपर तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, साथ ही साथ उनकी एनालिसिस भी दिमाग में रखनी है। और जहां भी अपने आप नोट्स बनाते हैं, अभी उसको समझेंगे क्या करना है, तो नोट्स जहां बनाते हैं वहां पे उन करंट अफेयर्स की जो क्लिपिंग्स होती हैं या आपके नोट्स होते हैं उनको क्लब करते जाएं। तरीका ये कहता है कि पहले अपने आप बेसिक्स पे काम करें। पहले आपने बेसिक पढ़ लिया एनसीईआरटी से, ठीक है, बेसिक पढ़ लिया। उसके बाद अपने करंट अफेयर्स की, जो भी आप जिस पेपर से पढ़ते हो, जो बुक्स आप पढ़ते हो, उसको इससे अटैच करते चलो, क्लिप कर लो। ठीक है, आपने क्लिप कर लिया तो जैसे जनवरी का अलग बन गया, फेब का अलग बन गया, इसमें फोल्डर बनाते जाओ कि आपका जो 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 करंट अफेयर्स है आपके बेसिक्स में जुड़ता जाए। अगर आप बेसिक्स पढ़ के से इसको अबैंडन छोड़ दोगे और करंट अफेयर्स पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो फिर से आप बेसिक्स पे जीरो हो जाओगे। तो अपनी तैयारी में बेसिक्स और करंट अफेयर्स को हमेशा जोड़ करके अगर आप चलोगे तो आपको फायदा भी मिलेगा। और कभी आपको लॉन्ग रन की जो तैयारी आप करना चाह रहे हो, क्योंकि ये यूपीएससी एक बार में क्लियर होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो करना चाहते हो एटलीस्ट 2 साल की तैयारी अपनी बहुत जोर शोर से करते हैं, उसके बाद अपना पहला अटेम्प्ट देते हैं और निकल भी जाता है। ठीक है, तो अगर आप लंबे रेस के घोड़े हो, आप चाहते हो कि अच्छा परफॉर्मेंस आए और आप एक बार में निकल जाओ, तो कम से कम मैं आप गिरी से गिरी हाथ 2 साल दो, कोई कोई अटेम्प्ट मत लो, अच्छे से तैयारी करो, आपका फटाक से निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं उस लिस्ट पे जहां पे हम ये पता करेंगे कि एक्चुअली कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है। ये सारी लिस्ट आपको बहुत सारी वेबसाइट से मिल जाएंगी। दृष्टि है, विजन है, जिसको आप फॉलो करते हो, जिसका आप ट्यूशन कोचिंग जो भी लेते हो, अगर आप ले रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं लेते हो तो भी ये लिस्ट आप उनकी वेबसाइट पे जाकर रेफर कर सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल है। आपको ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की वेबसाइट से लिंक करती है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो पेपर 1 में क्या है, जनरल स्टडीज, जिसको पेपर 1 जिसमें हमारा इंडियन सोसाइटी की बुक्स में और सोशोलॉजी और सोशल स्टडीज वाला पार्ट कवर होता है। इसमें सारी लिस्ट आती है, इसमें आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के सारी इसमें लिस्टिंग आपको दी हुई है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट, जिसमें आप देखो कि सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, पॉलिटिकल, क्योंकि क्लास क्लास 8 तक सोशल साइंस रहती है, उसके बाद सोशियोलॉजी एक्सपैंड होना चालू होती है, जिसमें इंडियन सोसाइटी भी आती है और आपकी इंडियन सोसाइटी से जुड़े हुए कई एस्पेक्ट कवर होते हैं, डेवलपमेंट वाला पार्ट भी आता है। तो अगर देखा जाए जिनको ऑलरेडी बेसिक्स क्लियर है वो 11 से 12 तक, क्लास 11 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ के भी अपना काम चला सकते हैं। पर मेरी सलाह हमेशा यही रहती है कि कभी कोई भी तैयारी अधूरी मत करो। जो फ्रेशर्स हैं और जो एक्सपीरियंस है, दोनों उन केसेस में आप इन सारी बुक्स को गो थ्रू करें और अपने नोट्स जरूर बनाएं और उन नोट्स को हमेशा टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में 7 से 8 महीने से ज्यादा लग जाए। सपोज मान लीजिए 1 साल लग गया आपको एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते, कोई बात नहीं है, आपने समय लगाया लेकिन ठीक से पढ़ा। उसके बाद दोबारा उसको आपको लिखना नहीं है, दोबारा आपको उसको तैयारी नहीं करनी है, सिर्फ रिवाइज करना है। रिवाइज कितनी बार, जितनी बार आप उन चीजों को रिवाइज करोगे आपके क्वेश्चंस भी क्लियर होते जाएंगे, आपके जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर है वो भी क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया पेपर 1 का जनरल स्टडीज का, जहां पे आप क्लास 6 से लेकर के 12 तक की ये एनसीईआरटीज हम कवर करते हैं। उसके बाद हिस्ट्री की जो सेक्शन आता है जीएस 1 में ही, उसमें आप देखिए एनसीईआरटी क्लास 6 में आर पास्ट 1 करके पास्ट 1 2 3 3 सेक्शंस हैं जो क्लास 8 तक चलते हैं। तीनों ही पढ़ने जरूरी है। साथ ही साथ इंडिया और कंटेम्प्रेरी वर्ड, जिसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं, वो ये सारी चीजें आप कवर करें जो आपकी क्लास 12 तक रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारी बुक्स की जो लिस्ट है वो एनसीईआरटी पे भी है और दूसरी वेबसाइट से भी अवेलेबल, आप ले सकते हो। इसके साथ आप अगर ओल्ड एनसीईआरटी या फाइट होती है कि ओल्ड पढ़े कि न्यू पढ़े, मेरे हिसाब से जो अवेलेबल पहले है उसको पढ़ डालो। आप ओल्ड न्यू के चक्कर में मत पढ़ो। मैं नई भी पढ़ी है, पुरानी भी पढ़ी है, दोनों का ही मटेरियल बहुत बढ़िया है। और ये यूपीएससी भी जानता है कि आजकल अधिकतर न्यू एनसीईआरटी छप करके आ रही है और उसी से वो भी जानते हैं बच्चों को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, राइट।
सो वो ऐसा नहीं कि वो रैशनल नहीं है, वो जानते हैं कि क्या अवेलेबल है। तो ओल्ड और न्यू के झंझट में नहीं पढ़ना है, आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे जो बुक्स अवेलेबल डाउनलोड करिए, उनको पढ़िए, और चाहे तो आप उनकी हार्ड कॉपी लेकर के भी पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आर एस शर्मा, सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र और अर्जुन देव, इन सब की बुक्स भी अवेलेबल ओल्ड एनसीईआरटी में के साथ साथ इनकी जो एक्सपर्टीज बुक है उनको भी आप ले सकते हो तैयारी करने के लिए। आपके एक्सपोजर के ऊपर है, जितनी जल्दी आप इनको कवर कर लोगे, सपोज करिए आपने 8 से 9 महीने में बेसिक एनसीईआरटी कवर कर ली, तो आप एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ सकते हो। जिनका ऑप्शनल, मैं डोमेन बोलती हूँ, जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है, वो तो जानते ही हैं कि उनको इसके साथ अदर अदर बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी, बट आपकी जीएस की प्रिपरेशन के लिए बुक सफिशियंट है। और जब भी आप तैयारी करें, हमेशा कभी बुक्स में आप लिख सकते हो, ये आपका चॉइस है, बट नोट्स मेकिंग जरूरी है, ठीक है। नाउ ज्योग्राफी में आते हैं, तो उस केस में फिर क्लास 6 से लेकर, इन सबके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। क्लास 6 से लेकर 12 तक का आपका इन द अर्थ आर हैबिटेट से लेकर क्लास 6 से शुरू होती है। उसके बाद आर एनवायरमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इन इंडिया 1-2। उसकी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये बहुत अच्छी किताब है। फिजिकल एनवायरमेंट बहुत बढ़िया किताब है। ये चारों किताबें बहुत ही अमेजिंग है, बहुत बेसिक्स क्लियर किए हुए हैं। अगर आप देखेंगे 6 से लेकर के 8 तक की सारी किताबें, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, बहुत बेसिक्स होती हैं, उनको आप एक बार में फटाफट पढ़ लोगे, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आपकी जो बेसिक नोट्स मेकिंग होगा, जो स्ट्रॉन्ग नोट्स मेकिंग होगा, वो 9 से लेकर के 12 तक की किताबों में होता है। इनको आप छोड़ नहीं सकते, नोट्स बनाइए। और पिछले साल के जो इनके, और एक खास बात ये है कि पीछे के साइड में जिनके क्वेश्चंस दिए होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में ये बहुत अच्छी चीज है कि लास्ट में उनके क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस को आप लिखना ना भूलें, लिख डालिए। आप ये सोचिए मेंस में लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, या लिखूंगी कि नहीं लिखूंगी, फर्स्ट सवाल उठाया, चैप्टर पढ़ा और लिख डाला। चाहे आप उसका शॉर्ट लिख लीजिए, चाहे लॉन्ग लिख लीजिए, जितने भी वर्ड रिक्वायरमेंट्स आपको लगते हैं कि यू आर एबल टू राइट इन अ डिटेल फॉर्म, कि आंसर पूरा हो गया, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, ये आपके ऊपर है, लिख डालिए। एक रजिस्टर बना लीजिए रफ में, उस रजिस्टर या कॉपी में, या जो भी जहां भी लिखना चाहते हो आप, उन क्वेश्चंस को लिख डालो। मेरे यकीन मानो, अगर आप सवाल लिख लोगे ना उसके लास्ट में, तो आधा आपका रिविजन वहीं हो जाता है, और दोबारा जब लौट के आप रिवाइज करोगे तो आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्ट एंड कल्चर, जिसमें हमारी क्लास 11th और 10th 11th की दो ही किताबें हैं, 9 10 चैप्टर, जिनके चैप्टर 9 और 10th हैं। और आप स्पेसिफिकली क्लास 11th के चैप्टर 9 और 10 को आप रेफर कर सकते हो, जिसमें आपका जो बेसिक लिविंग क्राफ्ट के ट्रेडिशंस हैं जो पूछे जाते हैं प्री में, वो भी कवर हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपका जो क्लास 11th का एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट है, वो भी आपका सेशन क्लियर हो जाता है। आप जानते हैं कि वैसे स्पेक्ट्रम की किताबें आती हैं जो आर्ट और कल्चर को कवर करती हैं, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। लेकिन जिनकी जो बिल्कुल फ्रेशर, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेसिक्स बुक्स रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप क्लब कर सकते हो, ऑफ कोर्स अपनी नॉलेज को एक्सपैंड कर सकते हो। नाउ उसके बाद पेपर 2 में आते हैं जनरल स्टडीज में, पॉलिटी का सेक्शन है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि मैं एनसीईआरटी बेस्ड वीडियोस भी बना रही हूँ, जिसमें मैंने क्लास 9 की इकोनॉमिक्स कवर की है एनसीईआरटी की पूरी, और 10th में आना बाकी है। और ज्योग्राफी के दो चैप्टर्स मैंने ज्योग्राफी के बेसिक्स के मैंने बनाए हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर स्पेसिफिकली पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रही हूँ, अगर इफ यू वांट मी टू क्रिएट वीडियो स्पेसिफिकली जहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं, या 1-to-1 आप मुझे एक्सप्लेन करना चाहते हो टॉपिक्स को जो आपको डाउटफुल है, वो कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए मेहनत करूं, तो आप मुझे एक्साइट करो इस चीज के लिए कि मैं मेहनत करूं, वीडियोस और बनाऊं, क्योंकि मुझे पता तो होना चाहिए ना कि किसको हेल्प हो रही है, किसको हेल्प नहीं हो रही, क्या आप देखना चाहते हो, कहाँ से आपकी तैयारी में फायदा हो सकता है। मैं वहां पे आकर आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। नाउ पेपर 2 में जो हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन है, वहां आप 9 से स्टार्ट कर सकते हो। क्लास 9 की जो पॉलिटी है, जो डेमोक्रेसी से स्टार्ट होती है, बिल्कुल बेसिक्स में से मैंने वीडियो बना रही हूँ मैं उसके ऊपर। सो 9 से लेकर 12 तक का जो पॉलिटी का सेक्शन है, बहुत ही प्यारी किताबें हैं, नई वाली एनसीईआरटी मैंने पढ़ी है, बहुत ही आराम से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप उसको बेसिक्स पढ़ लेते हो ना, तो जैसे कोई भी जो डिस्प्यूट चल रहा है, आजकल श्रीलंका वाला जो मुद्दा चल रहा है, अमेंडमेंट 13 वाला, श्रीलंका वाला, अगर आप पढ़ लेते हो ना कि श्रीलंका पॉलिटी की मैं बात कर रही हूँ, क्लास 10 की पॉलिटी अगर आप पढ़ लेते हो, श्रीलंका का मुद्दा क्लियर हो जाएगा कि श्रीलंका में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो बड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है एनसीईआरटीज को, आप इसे स्किप ना करें। सो डेमोक्रेसी से लेकर के पॉलिटिकल थ्योरी तक, कंटेम्पररी वर्ल्ड तक, और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये सारी किताबें आपकी जो प्लेटफॉर्म है, जो बेसिक्स है, उसको क्लियर करेंगी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। देन पेपर 3 पे आते हैं जनरल स्टडीज में, जहाँ पे जिसमें साइंस एंड टेक है,
और साथ ही साथ साइंस और टेक के साथ साथ इकोनॉमिक्स से भी बच्चे बड़ा परेशान होते हैं आगे कि मैं इकोनॉमिक्स कैसे पढूं। तो ध्यान दीजिए कि आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है किसी भी टॉपिक में, क्योंकि जनरल स्टडीज का मतलब ये नहीं कि आपका ऑप्शनल पेपर है, जी नहीं, आपको सिर्फ ये समझना है कि उसका डेली एप्लीकेशन क्या है, चाहे वो साइंस हो चाहे वो इकोनॉमिक्स हो। साथ ही साथ करंट अफेयर्स में उसमें क्या पूछा जा रहा है। कोई भी टॉपिक अगर आप करंट अफेयर से जोड़ के एनसीईआरटी से पढ़ोगे हमेशा फायदा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पहले आप एक गो थ्रू करो, सारा चैप्टर आराम से पढ़ लो, उसके बाद देखो कि पूछा क्या जा रहा है। जैसे कि साइंस और टेक में मैं हमेशा संडे के दिन जो द हिंदू का सेक्शन आता है, आज मैंने वीडियो बनाया है उसमें द हिंदू का जो सेक्शन आता है उसमें साइंस और टेक की चीजें दी होती हैं, उसमें मैं हमेशा संडे को वीडियो आपके लिए बनाती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए कि कैसे पढ़ना है, साइंस और टेक को कवर कहाँ से करना है और सवाल कहाँ से बन रहे हैं। देखिए बेसिक्स तो पता होना ही चाहिए, लेकिन यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो आज ही एक आर्टिकल आया है द हिंदू में जो रोडेंट्स के ऊपर है। अगर आज का आप मेरा वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा कि साइंस की तैयारी एक्चुअली करनी कैसे है। तो वहां पर पहुंचने के पहले इन सारी क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 तक की आपको बेसिक्स एनसीईआरटीज को जरूर पढ़ना चाहिए। केमिस्ट्री के बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बायो में भी आप देखेंगे एनवायरमेंट वाले सेक्शन में हम बहुत सारा बायो कवर कर लेते हैं, केमिस्ट्री वाले सेक्शन में भी हम अप्लाइड क्वेश्चंस को लेते हैं। कुछ लोग लूसेंट पढ़ना चाहते हैं, लूसेंट की बुक्स भी अच्छी होती हैं। साथ ही साथ कुछ लोग स्पेसिफिकली जो दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी किताबें अवेलेबल हैं। तो आप ये देख के चलो कि अप्लाइड क्वेश्चंस जैसे यूपीएससी ट्रेंड देखिए ना, आप ट्रेंड सवालों का ट्रेंड देखिए, जैसे सवाल बन रहे हैं उस हिसाब से आप बेसिक्स पढ़ने के बाद उसी टेंजेंट में तैयारी करें। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, पेपर 3 जनरल स्टडीज की साइंस और टेक वाले पार्ट के लिए कवर करता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में अगर हम आए तो इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा संसार कहना चाहिए इकोनॉमिक्स में है। लेकिन अगर आपने ऐसे मान ली 25 कॉन्सेप्ट उठा लिए हैं इकोनॉमिक्स की, जैसे जो तैयारी जैसे मैं समझ पाई हूँ आज तक, कि अगर इकोनॉमिक्स में आपने सारी किताबें पढ़ने के बाद 25 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, 25 या लगा लीजिए 50, मैक्स टू मैक्स 50 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बिल्कुल आपको बढ़िया से तैयार है, जिसमें आपको कोई कोई टक्कर नहीं दे सकता, तो आपको इकोनॉमिक्स दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो और आर्टिकल्स देखते हो तो आप देखो कि इन्फ्लेशन का मुद्दा हो गया और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो गई और आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, इन और इसके साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे साल न्यूज़पेपर में आते ही रहते हैं। ठीक है, तो जो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं करंट अफेयर्स को हम स्किप नहीं कर सकते, तो जो बेसिक सवाल है वो उन्हीं से बनने हैं। तो अगर आपने 50 ऐसे ऐसे टॉपिक हैं इकोनॉमिक्स के, चाहे वो एनसीईआरटी से उठाओ चाहे आप एक्सपर्ट किताबों से उठा लो, अगर आपको लगता है कि ये मैं 50 कॉन्सेप्ट मुझे कोई टक्कर नहीं दे सकता, तो इकोनॉमिक्स आपकी तैयार है। आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी जो फ्रेशर्स हैं और जो तैयारी शुरू से शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये एनसीईआरटी की 9 से लेकर 12 तक किताबों को पढ़ना जरूरी है। जो क्लास 12 की 11 सॉरी माई मिस्टेक 11 की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है, मैक्रो नहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है देखने में, कि उसमें बहुत सारे ग्राफ्स और चार्ट्स होते हैं। लेकिन अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको ग्राफ और चार्ट में बार बार जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं। वो आपको ग्राफ दिखा के ये नहीं पूछेंगे कि ये डिमांड कर्व है कि सप्लाई कर्व है, वो सब ये पूछेंगे कि अप्लाइड स्टेटमेंट के आधार पर आपकी नॉलेज को वो चेक करते हैं। और प्री हमेशा क्वालिफायर होता है, ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्री क्वालिटी है और मेंस क्वांटिटी है, तो क्वालिटी को दिमाग में अगर आप रखोगे तो प्री आराम से निकलेगा। तो ये सारा स्क्रीनशॉट आप इकोनॉमिक्स के लिए, एनवायरमेंट और इकोलॉजी के लिए अगर आप देखो तो साइंस की क्लास 11 की जो बुक है बायोलॉजी, लास्ट 4 चैप्टर्स में 13 to 16 चैप्टर्स हैं, इनको आप कवर करोगे तो आपका काफी हेल्प होगा। ठीक है, इसके साथ आप बुक्स और जोड़ सकते हो, बट अभी के लिए फिलहाल ये सारी किताबें एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। और एथिक्स के लिए साइकोलॉजी वाली आपकी क्लास 11 और 12 की किताबों को आप पढ़िए एथिक्स के लिए, और उसके अलावा भी आप एक्सपेंशन लो, पर मेरे हिसाब से मतलब बहुत ही मैक्स टू मैक्स 8 से 9 महीने, जो जो लोग तैयारी शुरू से कर रहे हैं 8 से 9 महीने अगर आप लेकर के एनसीईआरटी तैयार करते हो, जिसमें आप करंट अफेयर्स को छोड़ना नहीं है, पढ़ते चलना है, तो उसके साथ अगर तैयारी करते हो तो बहुत हेल्पफुल होगा ना। हाउ टू स्टडी, स्टडी में आप देखो दिमाग थोड़ा सा लगा के अगर चलो, अगर आपके पास एडिक्वेट पिक्चर्स और सिंप्लीफाइड टेबल्स आप बना करके चलते हो, ये तो एक स्टैंडर्ड हर कोई बता देगा, पर मेरे समझ से अगर आप सबसे पहले करना क्या है, 6 to 12 की नोट जो आपकी एनसीईआरटीज हैं उनको पहले एक बार गो थ्रू कर लो। ठीक है, एक बार पढ़ डालो सारा,
ये मत सोचो कितना आया कितना नहीं आया। आपने 1 महीना लगा करके, 1 महीना चलो आपने 2 महीना लगा करके सिर्फ आपने चैप्टर्स वाइज उसको पढ़ डाला और पेंसिल से आप अंडरलाइन करते रहे कि सपोज ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अंडरलाइन कर ली या हाइलाइटर में से मार्क कर ली, ठीक है। 2 महीने में रफली पढ़ डालो सारी किताबें। 2 महीने लगा करके आपने 2 महीने लगा करके सपोज करिए आपने सारी बुक्स को गो थ्रू कर लिया, ठीक है। आपको सिर्फ 10% रिटेन हुआ। ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करना है आपको? स्टेप 2 में आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नोट्स बनाने में आपका 30 to 40% रिटेन हो जाएगा राइटिंग में ही, क्योंकि राइटिंग से हमारी मैपिंग होती है, तो आप नोट्स बना लोगे। स्टेप 3 में क्या आएगा? आपकी सारी जो नोट्स बनने के बाद आप अपना सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद आप रिविजन स्टार्ट करोगे, ठीक है। और रिविजन स्टार्ट करने के पहले आप उन्हीं सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन एंड आंसर को भी कवर करोगे, लिखोगे प्रॉपर, एक प्रॉपर बुक में या रजिस्टर में जहां भी आप लिखना चाहते हो उनको सॉल्व करोगे, ठीक है। इनको जब सॉल्व करोगे, जब आप एक प्रॉपर स्टेप ही करोगे ना, स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 लेके चलोगे, तो आपकी पूरी प्रिपरेशन एनसीईआरटी की हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ रह क्या जाएगा? वो रह जाएगा आपका रिविजन, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी अगर आप चाहोगे मैं दोबारा एक बार डिस्कस कर लूंगी, पर मेरा तरीके कहने का मतलब है कि पहले आप बुक्स को पढ़ो, उसका स्कोप चेक करो, उसके बाद सेकेंड टाइम नोट्स बनाओ और थर्ड टाइम आप उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करो और उसके बाद हमेशा रिवीजन करो, दोबारा उनको लिखने की जरूरत नहीं है। और टाइम मैनेजमेंट जरूरी है इस वजह से, क्योंकि आप पूरी लाइफ एनसीईआरटीज को रिवाइज तो करते हो पर नोट्स सिर्फ एक बार बनाते हो। तो कोशिश ये करो, जो फ्रेशर्स हैं आप कोशिश ये करो कि 7 से 8 महीने या मैक्स टू मैक्स 9 मंथ, ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं मानती हूँ अगर आपको अटेम्प्ट देना है तो 2 साल की तैयारी तो मस्ट है। जो फ्रेशर्स हैं, जो तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं उनकी स्ट्रेटेजी अलग होगी, पर जो फ्रेशर्स हैं वो 2 साल का टाइम बिना किसी अटेम्प्ट को टच किए हुए कोई अटेम्प्ट नहीं लेना है। कम से कम 8 से 9 महीने एनसीईआरटी आप ठीक से पढ़ो, नोट्स मेकिंग करने के बाद करंट अफेयर्स पढ़ते रहो। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है, स्टेज 2 में क्या करना है आपको? अपना करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं, और वो भी टॉपिक वाइज, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी के लिए क्या करना है आपको? स्टेपिंग वाइज लेना है। 2 महीने आपको लेके चलो, सब पढ़ डालो, दोबारा उसका नोट्स बनाओ, दोबारा में उसको क्या करो? क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो और फिर रिवाइज करते चलो, ठीक है। अगर इस स्ट्रेटेजी को आप लेते हो तो आपकी एनसीईआरटी की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आप हमेशा हमेशा एक चीज और है, दिमाग में रखिएगा कि आप सिलेबस को जरूर रेफर करो। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, इसको बस ध्यान दीजिएगा कि आप सिलेबस का प्रिंट आउट अपने स्क्रीन पे लगा लो। जब भी आप नोट्स बना रहे हो, जब भी आप अपना टाइम लेके चल रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ, सपोज करिए आपने माना कि मैं 3 महीने में सारी एनसीईआरटीज को पढ़ लूंगा, फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लूंगा, ये वो हमेशा सिलेबस को साथ में लेके बैठो। सिलेबस रटा होना चाहिए। आपको सबसे पहले लर्न करना है कि आपके सिलेबस में क्या है। अगर ये सिलेबस आपको रट गया तो आपको पता चल जाएगा कि न्यूज़पेपर से हमको क्या लेना है। तो हमेशा सिलेबस को दिमाग में रखते हुए अपना फर्स्ट स्टेप 2 3 करते चलो, नोट्स बनाओ और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अपना टाइम बिना वेस्ट करते हुए अपने नोट्स मेकिंग करो और हमेशा क्वेश्चन और आंसर लिखते चलो। अगर आप हाथ नहीं चलाओगे ना, क्वेश्चन और आंसर्स नहीं लिखोगे, सिर्फ रीडिंग पे ध्यान दोगे, तो आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है। जैसे बचपन में हम करते थे ना कि पढ़ते भी थे और लिखते भी थे, तो तुम्हारी माइंड मैपिंग होती है, ब्रेन मैपिंग होती है, वो करना है। तो हमेशा क्या करना है? रीड, लर्न एंड रिवाइज, RLR, ठीक है। रीड, लर्न एंड रिवाइज। तो लर्न जब रीड करोगे तो उसके साथ लिखोगे भी, राइटिंग भी करोगे, रीड एंड राइटिंग करोगे, उसके बाद लर्निंग आ जाएगी, फिर रिविजन रह जाता है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है थोड़ा आपको समझाने की। इफ यू वांट टू डिस्कस द एंटायर स्ट्रेटेजी तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक के आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी सपोर्ट करते रहिए और याद रखिएगा कि एक अच्छे स्टूडेंट की जिम्मेदारी होती है अपने टीचर से ज्यादा सवाल पूछना और ज्यादा से ज्यादा डिटेल निकलवाना। अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं और मेहनत करने के लिए तैयार हूं, पर आपके द्वारा आने वाले क्वेश्चंस ही मेरा मोटिवेशन बनेंगे। तब तो तैयारी करते रहिए और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।